मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल IIT JEE मैथमेनिया पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं क्लास 10th, 9th, 11th, 12 के वीडियोज़ के साथ आपको आज से मिलने वाला हूं। 6 में को वीडियो शूट हो रहा है, हो सकता है अपनी को ये अपलोड जो है वो 7 मई को हो या 6 मई को ही हो जाए। तो ये चलते रहेगा, धीरे धीरे वीडियोज आपको मिलेंगे और उसमें स्पीड से ही बढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा है स्टैंडर्ड 10 चैप्टर फर्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है भाई? चैप्टर फर्स्ट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर है। चलते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी, क्योंकि वो बेसिक्स पॉइंट्स अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको ये चैप्टर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये मैथ्स के किस ब्रांच के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अलजेब्रा के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आता है? अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के अंतर्गत ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो टॉपिक है ये आता है। अब अलजेब्रा क्या होता है? तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the mathematical operations of variable, constant and symbols। अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट का साथ ही साथ कुछ सिंबल्स का हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हम करते हैं। एकदम श्योर। तो ये अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसे आपको जानना होगा। जैसे पहला, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कांस्टेंट, तो नाम ही है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स, इसके पास फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे मैं बोलूं आई हैव ए वन पेन, मेरे पास एक पेन है, इसका सेंस है कि मेरे पास एक ही पेन है। आई हैव टू पेन मतलब मेरे पास 2 पेन है। इनकी वैल्यू फिक्स है, ये ना तो बढ़ सकते हैं ना तो घट सकते हैं, ये फिक्स है। तो कांस्टेंट क्या होता है? इसके पास फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू, इसके पास आपका फिक्स्ड वैल्यू होता है। और फिक्स्ड वैल्यू है तो आप इसे रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। एज ए एग्जाम्पल आप 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, पाई लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, ये क्या है? कांस्टेंट है, इनके पास फिक्स्ड वैल्यू है। तो कांस्टेंट आपको समझना होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जैसे वर्ड्स आगे यूज होंगे। क्लियर है? इसके बाद अगला पॉइंट आपको जानना है, वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? यहां आया ही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरी मतलब क्या होता है? जो चेंज करे, चेंजेबल। तो वेरिएबल, मैथ्स में वेरिएबल क्या होता है? इंग्लिश अल्फाबेट्स। जब आप मैथ्स में इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हो तो वो वेरिएबल होता है। जैसे आप ए लिखते हो, बी, सी, डी, ऐसे करके आप एक्स, वाई, जेड का यूज करते हो, तो वहां पर जब आप ये टर्म्स यूज करते हो तो ये क्या होता है? वेरिएबल का सेंस देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं एक्स पेन, आई हैव एक्स पेन। अब आप बताओ मेरे पास कितने पेन है? क्या आप बता सकते हो एग्जैक्ट कितने पेन है? एक्स पेन का मतलब क्या होता है? 1 पेन भी हो सकता है, 2 पेन भी हो सकता है, 10 पेन भी हो सकता है मेरे पास पेन की फैक्ट्री ही हो। तो आप क्लियर वे में ये नहीं बता सकते हो कि मेरे पास कितने पेन्स हैं, इसलिए एक्स को वेरिएबल कहा जाता है। और इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी टर्म से यदि आप यूज करते हो मैथमेटिक्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? कांस्टेंट क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं टर्म का। टर्म क्या होता है? ये टर्म क्या होता है?
क्योंकि टर्म तो यूज होंगे। तो टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसे ही हम टर्म बोलते हैं, उसे हम टर्म्स बोलते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखिए, जैसे एक मेरा है कांस्टेंट 2 और एक वेरिएबल मेरा है x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 2x। ये 2x जो है ना, यही मेरा क्या है? टर्म है। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये कांस्टेंट है 3 और ये एक्स स्क्वायर मेरा टर्म है, तो ये एक्स स्क्वायर मेरा वेरिएबल है, तो ये 3x स्क्वायर मेरा जो हो जाएगा वो क्या होगा? टर्म होगा। मतलब टर्म क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल किसी फॉर्म में यदि आ जाए तो उसे हम टर्म बोलेंगे। तो आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को बताना कि अगर मैं सिर्फ x लिखूं, सिर्फ x, तो क्या ये x जो है ये टर्म है या नहीं है? या फिर मैं केवल 7 लिख दूं तो क्या ये 7 टर्म है या नहीं है? आप सोचो थोड़ा सा, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन पॉज करके वीडियो को आप सोचो कि मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो मैं बोलूंगा कि जी बिल्कुल ये x जो है वो टर्म है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर अभी आपने बताया कि टर्म जो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहां तो सिर्फ मेरे को वेरिएबल दिख रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं। मैं बोल रहा हूं कि ये भी आपका जो है, ये भी आपका जो है, ये भी आपका टर्म है। फिर आप क्वेश्चन एराइज करोगे, सर यहां तो मेरे को सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल तो है नहीं, फिर ये टर्म हुआ कैसे? क्योंकि आपकी तो डिफिनेशन ये है कि ये प्रोडक्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो है, यहां भी छिपा हुआ है, हिडन फॉर्म में है। देखो, आप x को क्या ऐसे लिख सकते हो क्या? 1 इंटू एक्स। x को 1 इंटू एक्स लिख सकते हो क्या? तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हो। तो 1 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आ गया क्या? आप 7 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या? 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब आपको पता होगा शायद कि x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब यहां पर x टू द पावर 0 ये 1 बन गया, लेकिन x फॉर्म में है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। बोलो, तो बिल्कुल सही है, ये भी टर्म है, लेकिन इनका स्पेशल नाम है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म। क्लियर है? तो क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। हमारे पास एक और वर्ड आएगा जिसका नाम है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन होता है जब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, मोर देन 2 टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं प्लस और माइनस के सिंबल के द्वारा। प्लस और माइनस के सिंबल के द्वारा जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स कनेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 3x², ये मेरा टर्म है, सॉरी ये मेरा एक टर्म है, और ये मेरा 6x, ये भी एक टर्म है, ये मेरा 7, ये भी एक टर्म है। जब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये मेरा क्या बन गया? एक एक्सप्रेशन बन गया। मैंने लिख दिया 3x एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये क्या हो गया भाई? चलो यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये भी मेरा क्या हो गया? ये भी मेरा टर्म हो गया। समझ रहे हैं क्या? मैंने यहां लिख दिया 2x² प्लस 6x माइनस 5, ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया। तो देखो, टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूं तो एक्सप्रेशन बन रहा है। आप सब ट्रैक भी कर सकते हो, 3x² माइनस 6x माइनस 2, ये भी आपका क्या हो गया? एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है क्या? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो टर्म है ना वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट नहीं होते हैं। टर्म्स कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि यहां x
स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स है। तो ये एक ही टर्म है, ये दो टर्म नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड होके फाइनली क्या आएगा, एक्स आएगा। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में मैं नंबर्स ऑफ टर्म का बात करूं और मैं ऐसे लिख दूं कि 4x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 6x माइनस 2, इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4। आप कभी भी 4 टर्म्स मत बोलिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक ही टर्म है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4x क्यूब, और ये एक टर्म बन गया। तो 1 2 3 आपके पास 4 टर्म्स नहीं है, आपके पास कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक्सप्रेशन कैसे बनता है, टर्म्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कनेक्ट होने के बाद क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। क्लियर है? तो यहां पर आप इन चीजों को थोड़ा सा आप देखेंगे कि मेरा एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर मैं आगे चलूं तो एक वर्ड और आएगा जिसका नाम है इक्वेशन। क्या नाम है, इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, तो इक्वेशन क्या होता है कि जब दो एक्सप्रेशन इक्वलिटी के सिंबल से कनेक्ट हो जाए। दो इक्वेशन ले लीजिए, कुछ भी, सॉरी दो इक्वेशन नहीं, दो एक्सप्रेशन, सॉरी मैं एक बार फिर बोलता हूं, दो एक्सप्रेशन जब कनेक्ट हो जाए इक्वलिटी के सिंबल से। कैसे, देखिए ये 3x स्क्वायर प्लस 6 है, एक एक्सप्रेशन है, और ये 2x प्लस 3 एक एक्सप्रेशन है। मैं इन दोनों को इक्वल के साइन से कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जो फॉर्म आया, क्या ये इक्वेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो कभी भी दो एक्सप्रेशन जब कनेक्ट हो जाएंगे इक्वलिटी के सिंबल से, तो वो इक्वेशन कहलाते हैं। मैंने लिख दिया यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 6x, और मैं ये 7 है, मैं इसे कनेक्ट कर दिया। क्या ये इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन। क्लियर है? तो मैं इन चीजों को इसलिए बताया क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो बीच बीच में आएंगे, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता है, उनसे पूछ दो कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, तो वो इन चीजों को नहीं जानते। तो अब आप जान गए। एक और बात आपको जाननी है, डिग्री ऑफ टर्म्स। डिग्री ऑफ टर्म, जैसे मैं लिख रहा हूं 4x स्क्वायर, ये एक टर्म है, इसकी डिग्री क्या है, तो मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2। पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2। मैं लिख रहा हूं 7x टू दी पावर 7, यहां क्या हो जाएगा, डिग्री आपका 7। लेकिन यही अगर मोर देन 1 वेरिएबल हो, जैसे 3xy स्क्वायर, और यहां आपसे पूछ जाए इसका डिग्री क्या होगा, तो यहां पर फिर क्या करेंगे आप, वेरिएबल्स के पावर को ऐड करेंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ टर्म्स क्या होता है। और ये सारी बातें मैंने जो आपको बताया है, ये पॉलिनोमियल टॉपिक्स में आप पीछे पढ़े होंगे, तो पॉलिनोमियल्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करने के लिए इन चीजों को आपको आना बिल्कुल ही जरूरी है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। क्लियर है क्या? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जानने से पहले लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को जानना बहुत जरूरी है। यहां हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। चले, तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे एन इक्वेशन विच इज in the form of
ax प्लस बी इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ये क्या मैंने लिखा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, वेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है। ये एप्सिलॉन का सिंबल है, एप्सिलॉन। आप जब सेट थ्योरी पढ़े होंगे क्लास 9 में, तो वहां पर ये सिंबल आपको मिला होगा। और कहीं पर यदि 2 एप्सिलॉन आर लिखा होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, या 2 इज मेंबर ऑफ आर, या 2 इज पार्ट ऑफ आर। तो ये जो आपका फॉर्म है इसको आप माइंड में रखिएगा, मैथमेटिकल टर्म में बहुत बार ये यूज होगा। तो ए और बी और आर क्या होता है, ये आर आपको रियल नंबर को शो करता है, आप सेट्स में पढ़े होंगे, रियल नंबर को शो करता है, ये आपको रियल नंबर को शो करता है। क्लियर है क्या? तो ये ए एंड बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, ये आर आपको रियल नंबर को शो कर रहा है, मतलब यहां ए और बी क्या है, रियल नंबर्स है। ये आपको माइंड में अपना सेट रखना है। चले, तो ये तो रियल नंबर होंगे। एंड एक और बात आपको जाननी है, ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट हो जाएगा। मैं ये एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं ऐसे लिखता हूं 3x + 4 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x मेरे को दिख रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दे रहा हूं 0 × x + 5 इक्वल टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? तो जी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 0 × 5 ये क्या बन गया, 0, और 0 + 5 क्या आ गया आपका, बोलिए, ये तो 5 आ गया, आप 0 लिखे हो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा। तो कभी भी यहां पर जो आपका a है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको आराम से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। क्लियर है? चला जाए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? तो आप बोलेंगे एन इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, where a comma b comma c एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये एलिमेंट होंगे किसके, रियल नंबर के, मतलब ये रियल नंबर होंगे। एंड a नॉट इक्वल टू 0 कॉमा b नॉट इक्वल टू 0, a भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये जो आपका फॉर्मेशन है, ये फॉर्म जो है, इसको हम जो जनरल फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये बातें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि यहां ए बी सी जो है वो आपका क्या है, रियल नंबर को शो कर रहा है, लेकिन यहां पर ए और बी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो फिर ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कहा जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां है 2x + 3y = 5, बोलो ये है कि नहीं है? तो जी बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां पर a भी रियल नंबर, b भी रियल नंबर, c भी रियल नंबर, x की वैल्यू भी 0 नहीं है, y की वैल्यू भी 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन मैं यदि ऐसे बोलूं 0 × x + 5y - 6 = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? बोलो, इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन इन 2 वेरिएबल होगा क्या? नहीं, बिकॉज ये आपका 0 हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो 0 + 5y - 6 = 0, देन रिजल्ट इज व्हाट? 5y - 6 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? बिल्कुल नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। तो ये आपको कंपलसरी है कि a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
ए बी सी कुछ भी हो और कुछ भी लिख लो, जीरो के अतिरिक्त ए और बी को कुछ भी लिख लो, सी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सी जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x + 4y = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सी यहां पर जीरो है। मैं अगर ऐसे लिखता हूं, क्या हुआ? यहां पर सी क्या है? जीरो है। सी नहीं दिखने का सेंस क्या है कि सी में यहां पर क्या है? जीरो है। तो हमें उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। जैसे पहला एग्जांपल है, यहां मैं लिख रहा हूं x² इंटू 1/x² प्लस y -6 = 0। दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, आप पॉज करके इसके बारे में सोचेंगे, आप पॉज करके इसके बारे में सोचिएगा कि मैंने जो लिखा है वो क्या सही है, गलत है, क्या है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? ठीक है, क्या ये होगा? क्या ये होगा? एक चीज और आप थोड़ा सा जान जाइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। एक और बात आपको माइंड में रखनी है कि यहां जो x और y है, ये x और जो आपका y दिख रहा है, इसका पावर 1 होना चाहिए। सॉरी, पावर 1 का सेंस क्या है? इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री। यहां डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना कंपलसरी है, डिग्री 1 होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन पर सोचिए कि इसमें कौन सा आपका होगा और कौन सा नहीं होगा। चलिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ये बताने से पहले आपको क्या करना होता है? इसको सिंप्लीफाई करना होता है। आप जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए, यहां से x² कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया? 1 + y -6 = 0। मैं इसे और सिंपल करूंगा तो क्या करूंगा? बोलिए, ये क्या हो जाएगा? y -5 = 0। अब आप ही बोलिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? टू वेरिएबल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, केवल y दिख रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बोलिए, आते हैं इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखिए, ये क्या हो गया? 4x - y। अब y का पावर -y का मतलब y का पावर -1 का मतलब क्या होता है? y के पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/y। ये पता होगा आपको। x का पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/x। तो अगर y का पावर y का पावर -1 है तो इसका वैल्यू है 1/y, और 1/y प्लस ये 6 हो गया इक्वल टू ये 0 हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही ये क्या हो गया? 4x, यहां पर आ गया क्या? -1 + 6 = 0। तो ये फाइनली क्या आ गया आपका? 4x + 5 = 0। क्लियर है क्या? तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? यहां दो वेरिएबल तो दिख रहा है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है? 2 है। ये डिग्री 2 होने की वजह से ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज y की भी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और यहाँ 2 वेरिएबल्स आपको हैं, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि x का पावर क्या है? 2 है, यहाँ पावर क्या आ गया आपका? 2 आ गया, यहाँ पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ डिग्री 2 हो गया, यहाँ डिग्री 1 हो गया। नहीं, x और y दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए, तब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा।
तो ये पॉइंट्स आपको समझने होंगे। मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये वाला एग्जांपल जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो कभी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है क्या? चलिए अगला पॉइंट देखो। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं प्रॉब्लम्स पर आऊंगा तो आपको सारी चीजें पहले से पता होगी। मैं चाहता तो एक लाइन में इन चीजों को डिस्कस करके निकल गया होता, लेकिन उससे आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे, आपके बेस स्ट्रांग नहीं होंगे। मैथ्स क्या है? प्रैक्टिस की चीजें हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ईंट से इमारत बनता है। छोटे छोटे पार्ट्स जब आप जानोगे तब बड़े क्वेश्चंस पर अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं। मैं कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख रहा हूं, उसमें आपको ए बी सी बताना है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। थोड़ा सा समझो, मैं लिख रहा हूं यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा जनरल फॉर्म है। ये मेरा क्या है? जनरल फॉर्म है। तो जो ए है ना, ए क्या कहलाता है? ए इज कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट है। और बी क्या है? बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई। बी इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एंड सी इज कांस्टेंट टर्म, या इसको बोलना ही है तो सी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 या वाई टू द पावर 0, जो भी कर दो। तो ये 0 के साथ कोएफिशिएंट होता है, इसलिए सी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। समझ पा रहे हो क्या? तो मैं कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखूंगा और आपको उसमें बताना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने लिख दिया 3x इक्वल टू 4y माइनस 6। ठीक है, ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसमें आपको बताना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी सी की वैल्यू बताने से पहले आपको इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। माइंड में ये हमेशा रखिएगा, जनरल फॉर्म में आइए। ये क्या होगा? 3x। इसको लेफ्ट साइड लाइए तो ये क्या होगा? -4y। और इसे लेफ्ट साइड लाइए तो प्लस क्या हो जाएगा? 6। और इधर क्या बच गया? 0। सारे इधर आ गए तो क्या हो गए? 0। अब आपको एक बात और बता दूं, शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो आपका रिकॉल हो जाएगा। देखिए, अगर इक्वल का सिंबल है और इधर प्लस है, इस प्लस को आप राइट साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या माइनस को लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां पर आपका मान लीजिए कि माइनस है, इसको आप इस साइड लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। या प्लस को इस साइड लाते हैं, माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो ये डिवीजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। या डिवीजन है तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर यहाँ डिवीजन है, इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, मैंने बस आपको याद दिला दिया कि अगर आपको नहीं भी पता हो तो याद हो जाए। अब आप इससे कोरिलेट करिए, इसको इससे क्या करिए? कोरिलेट करिए। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3x प्लस -4y, या इसको ऐसे कर दो -4y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि यहां भी मेरा क्या था? यहां पर मेरा क्या था? प्लस था। यहां भी क्या था? प्लस था। तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, तो यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। अब आपको और इजी लगेगा। देखिए, यहां a है ax, तो a के प्लेस पर क्या है? 3 है। यहां आपका है by, तो b के प्लेस पर क्या है? -4 है। और यहां आपका c है, तो c के प्लेस पर क्या है? आपका 6 है। तो ये a b c आपको कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा कि मैं अगर कोई लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो या नहीं हो, तो पहले मैं उसको जनरल फॉर्म में लाऊंगा। जनरल फॉर्म में लाने के बाद इसके जनरल फॉर्म से कोरिलेट कर दूंगा और फिर मेरे ए बी सी के वैल्यू क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसमें ए बी सी टर्म को क्या कहते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। आगे चलें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है? मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं। तो सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में हम चर्चा करें तो बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं कुछ मेथड्स लिखता हूं। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड। ये आपके बुक में दिया हुआ है तो श्योर है कि ये आप जानेंगे। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही नहीं चलेगा ही, अभी मैं सॉल्व जब करूंगा तो समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना मतलब हटाना। एक्स या वाई किसी एक को हटा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। सेकेंड जो मेथड है, इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको पढ़ना है, बुक में दिया है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये कह के क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली ये कह के क्वेश्चन नहीं आता है कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो डायरेक्ट देगा सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व करना है तो फिर मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको दिया हुआ है, आपके बुक्स के एग्जांपल्स में ये मेथड डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी डिस्कस आपको होगा। तीसरा जो मेथड होता है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके में नहीं पढ़ना है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये मेथड डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं इस मेथड को बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में, लास्ट में बताऊंगा। जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है वो मैं लास्ट में एक लेक्चर में जरूर बताऊंगा, ताकि आपकी बेस क्लियर हो। 8, 9, 10 बेस सब आपके स्ट्रांग करोगे तो फिर आप IIT JEE के बारे में सोच पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपका क्या है, चौथा मेथड, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड, ग्राफ से कैसे हम सॉल्व करते हैं तो ये भी पढ़ना है। ये ग्राफ मेथड भी है आप में। ये 5 जो है इसको हम बोलते हैं, ये मेरा होगा डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड। और छठा जो है उसका नाम है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड जो है ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन ये मैट्रिक्स मेथड जो है, ऐसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये दोनों टॉपिक्स आप 11, 12 में अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ये 11, 12 में जब आप जाते हैं, 12 में जब आप जाते हैं तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड यहाँ डिस्कस होगा, थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स मेथड तो फाइनली आपको वहीं पर डिस्कस होगा। क्लियर है। तो ये 6 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें लगभग ये 2-3 आपको 2 मेथड्स नहीं पढ़ने हैं, एक और एक, ये 2 मेथड्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन और सब पढ़ने हैं। तो मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा। ये मेथड्स मैं नहीं समझाऊंगा अभी, क्योंकि मैट्रिक्स ये तभी आप समझ पाओगे, ये 12th के सिलेबस के अंतर्गत है, तो वहां आप पढ़ोगे। लेकिन लास्ट में मैं हमेशा सारे क्वेश्चंस के साथ एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, 2-3 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप मैक्सिमम 10 सेकेंड ले सकते हो। 10 सेकेंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ऐसा आपको एक अप्रोच में बताऊंगा, ठीक है। जिसको मैं आप ट्रिक बोल लो, जो बोल लो, या कंसेप्ट से ही वो निकलता है, शॉर्ट मेथड बोल लो, शॉर्ट मेथड। इसलिए बताऊंगा कि जब आपके MCQ क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर आपको समय नहीं देना होता है, वहां पर क्वेश्चन को सेकंडों में फिनिश करना होता है। तो वहां आप सेकंडों में फिनिश करोगे, ना कि डिटेल सॉल्यूशन करोगे। तो इसलिए ये मेथड भी मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है। तो यहां तक आज इंट्रोडक्शन हुआ कि लीनियर इक्वेशन क्या है, 1 वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, इक्वेशन क्या है, टर्म्स क्या है, वेरिएबल क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए। कल मैं क्या करूंगा, आपके जितने एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को इन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर आपके एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, उनकी भी नॉलेज डेवलप करिए। और ये फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे वीडियो अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और मैं भी हैबिचुअल हो जाऊंगा ऑनलाइन आते आते, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस बीच में छुट्टी हुई है। तो थोड़ा सा क्या होता है, जो चीज़ की हैबिट नहीं लगी होती है तो उसको हैबिट लगाने में समय लगता है, तो हैबिट लगते ही सारी चीज़ें सही हो जाएगी। तो चलिए, कहीं पर अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है या कोई चीज़ें होती है तो आप उसको समझिएगा कि वो जानबूझ के नहीं किया गया है, वो सडनली हो जाता है कभी कभी। तो इतना सेंस आपके पास होना चाहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।